लड़के को पादरी अक्सर मारता पीटता था और पादरी तभी रुकता जब स्कूल की घंटी बजती। लेकिन उसी समय लड़के ने उसे चुनौती देते हुए कहा, क्या दुख है फादर, मैं तो बस मजा लेने ही लगा था। यह लड़का बहुत बागी था, लेकिन स्कूल का मशहूर बास्केटबॉल स्टार भी था। कई कोच उसे टीम में लेने आए थे और उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मुलाकात नशे से हो गई। उसके बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में गिरने लगी। नशा करते समय उसे कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगता था, जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में हो, जैसे फूलों के समुद्र में खो गया हो। लेकिन यह अच्छा एहसास जल्दी खत्म हो जाता और फिर बस दर्द, निराशा और तकलीफ बचती। यह फिल्म 30 साल पहले लियोनार्डो ने की थी। ये एक सच्ची कहानी पर बनी फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान धीरे धीरे बर्बादी में गिरता है और फिर कैसे खुद को दोबारा पाता है मुक्ति के रास्ते। ये बाकी लड़का अपने जैसे 3 और दोस्तों के साथ रहता था। चारों अक्सर स्कूल से भाग जाते और दूसरों को परेशान करके मजा लेते। वे अपनी जवानी सड़कों पर बर्बाद कर रहे थे। 4 में से 3 न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे हाई स्कूल बास्केटबॉल खिलाड़ियों में थे। उस समय जिम की आंखें चमकीली थीं, ऊर्जा और जोश से भरी हुई। वह सच में एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। कोच भी उसे बहुत पसंद करता था और उसे कई बार अपने घर बुलाता था। निमंत्रण थोड़ा अजीब लगता था और जिम को पता था कि कोच क्या चाहता है, फिर भी वह कभी साफ साफ मना नहीं कर पाया। मैदान में जिम का खेल देखकर लोग पागल हो जाते थे। वह खुद को चीते जैसा महसूस करता था। हर शॉट बिल्कुल सही जाता था। उधर उनका छोटा दोस्त पेड्रो, जब सबका ध्यान खेल पर होता, चुपके से दूसरे टीम की चीजें चुरा लेता था। मैच के बाद वे पास के फास्ट फूड दुकान पर रुके, लेकिन चोरी की गई चीजों का मालिक तुरंत उन्हें ढूंढ लिया। ऐसी स्थिति उन्हें कई बार झेलनी पड़ी थी। चीज वापस करना उनका तरीका नहीं था, तो बहस और लड़ाई होना तय था। उस रात जब वे पैसे बांट रहे थे, एक परेशान सी औरत आई और सिर्फ $15 में अपना शरीर बेचने की बात कही। लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और वह चुपचाप वहां से चली गई। जिम को लिखने की आदत थी। वह एक बास्केटबॉल डायरी रखता था, जिसमें वह अपनी कविताएं, विचार और रोज की बातें लिखता था। उसी दिन जिम की जिंदगी में एक मददगार आया। कोर्ट पर उसकी मुलाकात एक काले खिलाड़ी रेजी से हुई। रेजी ने उसे खेल में चुनौती दी। वह भी अच्छा खिलाड़ी था। लंबा शॉट मारा और गेंद सीधा जाल में चली गई। इससे जिम का जोश बढ़ गया। दोनों के बीच तेज मैच चल रहा था। तभी जिम के दोस्त उसे ढूंढते हुए आए। जिम खेल में इतना डूबा था कि उसे पता ही नहीं चला कि मिक्की उसकी डायरी चुपके से पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि वे सब नशा करते हैं। वापस दे, जिम चिल्लाया। मिक्की थोड़ा अजीब था, लेकिन वह जिम की इज्जत करता था। उनका एक और दोस्त बॉबी भी था, जो हॉस्पिटल में ल्यूकेमिया की वजह से भर्ती था। उस रात सभी ने तय किया कि वे बॉबी को बाहर घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि वह बहुत दिनों से बिस्तर पर पड़ा था। जिम और बॉबी बचपन से दोस्त थे। 3 साल की उम्र से वे एक ही स्कूल में थे और एक ही टीम में खेलते थे। बॉबी हमेशा जिम का निजी कमेंटेटर जैसा था। बॉबी जिम के साथ सब बातें बांटता था। बच्चे कांच की गोलियां खेलते थे, फिर गुलेल से सूरज की ओर निशाना लगाते थे। सूरज की रोशनी झरने की तरह चमकती थी। मुझे बस हमेशा ऐसा ही पवित्र बने रहना है। जिम के दिल में छिपी यही सच्ची और साफ इच्छा थी। लेकिन जिम जैसा बागी और लापरवाह लड़क अक्सर उसी पवित्रता के खिलाफ काम करता था। उस दिन उसकी जिंदगी मोड़ पर आ गई। उसका दोस्त न्यूट्रॉन उसे एक शानदार अपार्टमेंट में ले गया, जहां उसने जिम की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से करवाई। वहीं से जिम नशे का आदी हो गया। वह अब भी बाइक चलाने निकलता था, लेकिन उसके आसपास की दुनिया बदल चुकी थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त बॉबी अचानक ही मर गया। जिम के लिए यह पहली बार था जब उसने मौत को इतनी नजदीक से देखा। दोनों की उम्र एक जैसी थी, पर बॉबी बहुत कमजोर और बूढ़ा सा लग रहा था। 4 दोस्तों के इस समूह में सिर्फ जिम ही था जो अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बाकी 3 अब भी हंस रहे थे, बॉबी की मजेदार बातें याद कर रहे थे, जैसे मौत उनके लिए कोई भारी चीज ना हो। जिम ने उन्हें दोष दिया कि वे कभी बॉबी से मिलने नहीं गए, लेकिन उनके लिए मौत सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिससे बचा नहीं जा सकता। मिक्की एक बास्केटबॉल लाया और बोला कि पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। आज के लिए जीना ही सच्चाई है। तुम बड़े हो रहे हो। पेड़ों की चोटियों पर बारिश अभी भी टिकी है। एक दिन तुम इस दुनिया पर राज करोगे। बारिश बहुत सुंदर है। ये कई दिनों से मेरे दिल में जमा अंधेरा धो देती है और सड़कों की सारी गंदगी भी साफ कर देती है। तो अब हम नाच सकते हैं। सच में बारिश ने जिम के दिल की उदासी धो दी और वहीं से जिम धीरे धीरे अपने ही नाश में मिलने वाले अजीब सुख में डूबने लगा। उसकी हालत बिगड़ती गई। कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटा बर्बाद हो? लेकिन माँ की सच्ची सलाह जिम सुनना ही नहीं चाहता था। बस करती ही नहीं, हमेशा मेरे कान खाती रहती हो। तुम्हें क्या पता है? माँ बोली। क्या कहा? जिम चिल्लाया। जाकर टॉयलेट साफ करो, अपना काम करो और जब खत्म कर लो तब मुझसे बात करना। माँ बोली। ऐसे मत बोलो, तुम्हें हुआ क्या है? जिम खुद से कहता था कि यह तो बस एक छोटा सा मजा है, कुछ ऐसा जिसे वह नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह छोटा मजा धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को खा रहा था। जब भी नशे की तलब उठती,
उसका शरीर बुरी तरह प्रतिक्रिया करता, उसके शरीर के सभी काम गड़बड़ा जाते और वह खुद को रोक ही नहीं पाता। उसके दिमाग में हमेशा एक आवाज आती, बस एक बार और फिर मैं छोड़ दूंगा। उस दिन जब वह स्कूल में ड्रग्स बेच रहा था, पादरी ने उसे पकड़ लिया। वह पहले ही जिम को नापसंद करता था, अब उसे सजा देने का पूरा मौका मिल गया। उस दोपहर बास्केटबॉल कोर्ट में नशा फिर चढ़ गया। जिम ने कोच से कहा कि उसे बाथरूम जाना है ताकि वह एक और डोज ले सके। बार बार बाहर जाने की वजह से कोच को लगा कि जिम उसे कोई संकेत दे रहा है। कोच उसे लंबे समय से गलत नजर से देखता था और वह उसके पीछे बाथरूम तक चला गया, जानते हुए कि जिम को उस वक्त क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही कोच ने हरकत करनी चाहिए, जिम ने उसे रोक दिया। कोच बोल, शांत हो जाओ जिम, मुझे दोष मत दो, मैं गलती कर बैठा, चलो इसे भूल जाते हैं, सब पहले जैसा ही रहेगा। ठीक ठीक है, ये लो कुछ पैसे। जिम ने अपनी सीमा कायम रखी। उसने कई बार कोशिश की थी वह इस छोटे सुख से दूर हो जाए, लेकिन अब उसका मन और शरीर उस जादुई एहसास से निकल ही नहीं पा रहा था। उस नशे की दुनिया में उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। उसका अंधेरा पक्ष और बढ़ जाता था। उस दिन मैच से पहले पेड्रो कुछ गोलियां चुपके से ले आया। जिम और मिक्की ने उन्हें मैच से पहले लेने की योजना बनाई, लेकिन न्यूट्रॉन ने आश्चर्यजनक रूप से मना कर दिया। कोच के आने से पहले ये कचरा छिपा दो। क्या नाटक कर रहा है, दफा हो पाखंडी। बाकी दोनों के जाने के बाद न्यूट्रॉन ने जिम को धीरे से समझाया, आशा है कि तुम अपना भविष्य बर्बाद नहीं करोगे और मत गिरते रहो। लेकिन जिम ने इस सच्ची सलाह को भी डांट की तरह लिया। न्यूट्रॉन बोला, सुनो जिम, मुझे तुम पर सच में गर्व है। जिम जानता था कि न्यूट्रॉन की बात सही है और आज ही उसके जीवन का मोड़ आने वाला था। वह गोली बहुत तेज थी। जिम और मिक्की खेलने योग्य ही नहीं रहे। तभी पादरी पुलिस को लेकर कोर्ट में पहुंच गया। पेड्रो स्थिति समझ गया और तुरंत भाग गया। जिम फ्री थ्रो लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि शॉट चूक गया और फिर कोर्ट के बीचों बीच गिर पड़ा। पादरी ने उनकी लॉकर की तलाशी करवाई। सौभाग्य से पेड्रो सब सामान ले गया था, इसलिए जिम और मिक्की पकड़े नहीं गए। लेकिन पादरी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसने कहा कि दोनों को एक हफ्ते तक स्कूल में निगरानी में रखा जाए। कोच ने चीजें और खराब कर दी। उसने कहा कि वे टीम छोड़ दें। जिम बोला, मुझे टीम से निकालने का सपना मत देखो स्वीट, क्योंकि मैं खुद ही टीम छोड़ रहा हूँ। न्यूट्रॉन को इस फैसले का दुख हुआ, लेकिन जिम ने सिर्फ टीम ही नहीं छोड़ी, उसने स्कूल से भी ड्रॉप आउट होने की अर्जी दे दी। मिक्की ने भी वही किया। पादरी ने बिना सोचे समझे उनकी अर्जी मंजूर कर दी। उस दिन से जिम की जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि कोई मां नहीं चाहती कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जाए, लेकिन जिम सुनने को तैयार नहीं था। उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। जिम ने अपनी सारी पुरानी उपलब्धियां छोड़ दी, न सिर्फ बास्केटबॉल का सपना बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी। उसे लगा कि पैसे मिल जाएं तो वह इज्जत पालेगा। मिक्की के साथ तीनों ने एक कार चुरा ली। उन्हें सिर्फ गाड़ी समय पर पहुंचानी थी और $1,500 मिलने थे, लेकिन 3 नासमझ बच्चों ने काम बिगाड़ दिया। मिक्की का भाई गाड़ी लेने आया तो पाया कि उसे पुलिस ने टो कर लिया था। नशे ने उन्हें बेखौफ बनाया, लेकिन दिमाग भी खराब कर दिया। अंत में बात एक बुरी पिटाई पर जाकर खत्म हुई। मिक्की की बुरी तरह धुनाई हुई। इसके बाद भी तीनों एक नशे के अड्डे में मौज में डूबे रहे। वह गंदा टूटा फूटा कमरा उनका स्वर्ग बन गया था। जिम उसे हेडक्वार्टर्स कहता था। उसके अनुसार वहां के नशेड़ी उसकी नजर में ऑल स्टार टीम थे। जिम की मां अब भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह उसके बेटे पर थोड़ा प्यार करे, लेकिन लगता था भगवान भी उसे अनदेखा कर रहे हैं, उसे अपने नशे में डूबने दे रहे हैं। वह औरत जो वहां आती थी, थोड़ा पैसा कमाने आई थी, लेकिन वहां हर कोई सिर्फ अपने लिए था। उसे कोई हिस्सा क्यों देता? जिम्मी, तुम ठीक दिख रहे हो, लेकिन जब तुम मरोगे तुम्हारी लाश कौन उठाएगा? उस रात तीनों ने एक यहूदी बेकरी को निशाना बनाया, लेकिन वहां सिर्फ कुछ रिंग पॉप और आइसक्रीम मिली, किसी काम की चीज नहीं। और वही बंदूक आगे चलकर उन्हें भारी कीमत चुकवाएगी। वे नकद निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन रजिस्टर में सिर्फ कुछ सिक्के थे। जैसे ही वे निकलने लगे, पेड्रो फिर से नशे में चढ़ गया। उसने अपने दोस्तों के भागने के इशारे को बिल्कुल नहीं समझा। मिक्की ने उस पर बंदूक तानी, लेकिन कोई असर नहीं। जिम ने दौड़कर मिक्की को रोका और फिर पेड्रो को मुक्का मारकर गिरा दिया। इसी बीच पुलिस की सायरन बजने लगी। तभी मिक्की भागा। दोनों बाहर भागे और पेड्रो होश में आया और जिम को पुकारा, लेकिन पुलिस दरवाजे पर ही थी। जिम को उसे छोड़कर अकेले भागना पड़ा और पेड्रो पकड़ा गया। बाकी दोनों डर से सफेद पड़े हुए एक बार में जा पहुंचे। वहां टीवी पर जिम ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। टुडे शो पर न्यूट्रॉन का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वह नेशनल हाई स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की बात कर रहा था। वही टूर्नामेंट जिसमें वे चारों कभी खेल सकते थे। मिक्की को परवाह नहीं थी, लेकिन जिम टीवी को घूरता रहा। उसकी आंखों में पछतावा भरा था। टीवी पर न्यूट्रॉन चमक रहा था, कह रहा था कि उसे स्कॉलरशिप का सपना है, जबकि जिम और मिक्की नशे में डूबे थे। अगर जिम ने कभी ड्रग्स न किया होता
तो शायद टीवी पर धन्यवाद देने वाला वह खुद होता। लेकिन अब वह सिर्फ खाली सा इंसान था जो दूर से चुपचाप देख रहा था। जिन माँ ने कभी उसे प्यार से बचाया, उन्हें अब एक बोझ भरी जिंदगी से जूझते देख जिम कुछ नहीं कर पाता था। उसके बाद जिम चुपके से उसी शानदार अपार्टमेंट पर गया जहां न्यूट्रॉन उसे पहले ले गया था। वह उस लड़की से मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसने अपने पुराने मिलने को मजाक की तरह लिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे वह इस अजीब भिखारी को पहचानती ही न हो। मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका जिम एक पब में घुस गया। जो ड्रग डील उसने की थी वह बिगड़ गई और खरीदार अपना पैसा लेने आ गया। जिम की बुरी तरह पिटाई हुई। बेहोशी में जिम ने सपना देखा कि वह अपने पुराने खुशमिजाज बास्केटबॉल वाले जिम को जमीन में दफना रहा है। उसकी लिखने की प्रेरणा भी खत्म होने लगी। वह ठंडी रात में सिकुड़ा पड़ा रहा, मौत का इंतजार करते हुए, लेकिन मरने के लिए नहीं। उसे बचाने वाला आया। रेजी, वही लड़का जिससे उसने पहले खेला था। रेजी उसे अपने घर ले गया। उसने जिम की पूरी डायरी पढ़ी। जब जिम होश में आया, उसने डायरी वापस मांगी। डायरी मिलते ही वह जाने लगा। रेजी ने बस कहा, कुछ नहीं। क्यों धन्यवाद? जिम बोला, क्योंकि तुम बर्फ में जमकर मरने वाले थे। पर जिम को चिंता सिर्फ अपने पॉकेट में रखी चीज की थी, नशे का सामान। रेजी ने उसे निकाल लिया था। जैसे ही जिम ने उसे देखा, वह कमजोर होकर गिर पड़ा और मिन्नतें करने लगा कि वापस दे दे। जब रेजी नहीं माना तो धमकाने लगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा रेजी, वापस दो। जिम का शरीर बिल्कुल टूट चुका था। वह इतना दुबला था कि कागज की लाश जैसा लगता था। खुद को देखो, ध्यान से देखो। आईने में एक कंकाल जैसा चेहरा था। जिम खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था। वह पूरी तरह टूट गया। रेजी बोला, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कभी किसी ने मेरी मदद की थी। मैं बस वह अच्छाई आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उस दिन से रेजी हमेशा दरवाजे के बाहर बैठकर जिम का ध्यान रखता था। रेजी ने जिम की सफाई, डिटॉक्स शुरू की, और जब नशा उतरने की तड़प आती तो वह किसी राक्षस की तरह उसे निचोड़ लेती। उसकी त्वचा बेहद संवेदनशील हो गई, जैसे हर हवा का झोंका उसकी त्वचा को चाकू की तरह काट रहा हो। ऐसा लगता था जैसे हजारों कीड़े उसकी हड्डियों को कुतर रहे हों। शरीर का दर्द ही नहीं, जिम का मन भी बहुत दुख में था। एक बार उसने रेजी से दवा मांगी, लेकिन उसे बचाने के लिए रेजी ने सख्ती से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद जिम की हालत काफी बेहतर हो गई। रेजी ने राहत की सांस ली और काम पर लौटने की तैयारी की। उसने जिम से कहा कि अगर फिर से नशे की तलब महसूस हो तो डायरी में लिख देना। फिर वह कमरे से बाहर गया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन रेजी के जाने के थोड़ी देर बाद ही जिम को फिर से नशे की तलब सताने लगी। उसने रेजी की अलमारियां खंगाल डाली, पूरा कमरा बिखेर दिया। आखिर में एक बंद कैबिनेट में उसे रेजी का पैसा मिल गया और उसी पल जिम ने अपनी नई जिंदगी का मौका खुद ही बर्बाद कर दिया। वह पता नहीं कितनी देर तक सड़कों पर भटकता रहा, जब तक उसे वही औरत नहीं मिली जो पहले उसके साथ नशे में डूबी रहती थी। अब वह पूरी तरह ठीक, साफ सुथरी और खुश दिख रही थी, जैसे अंधेरे से निकल आई हो। जिम ने उससे पैसे मांगे, लेकिन उसने सिर्फ तिरस्कार से उसे देखा। उसने कुछ सिक्के उठाए, जमीन पर फेंक दी और उस पर हंस पड़ी। उस औरत ने सिर्फ सिक्के नहीं फेंके, उसने जिम की इज्जत भी कुचल दी। जिम गुस्से में पीछे मुड़ा और उसे गालियां दी, लेकिन अब उसके शब्दों का उस औरत पर कोई असर नहीं था जो अब कीचड़ से बाहर निकल चुकी थी। आखिरकार जिम ने फिर भी उन सिक्कों को उठा लिया। पैसे के लिए उसने सिर झुका ही दिया। जिम ने उस पवित्रता को छोड़ दिया जिस पर वह कभी भरोसा करता था। उसने अपनी आत्मा को मार दिया और सचमुच एक जिंदा लाश बन गया। कोच का घिनौना चेहरा फिर से उसके दिमाग में आया, जैसे कह रहा हो, तुम बस इतने ही काबिल हो। उस रात जिम और मिक्की एक स्पेनिश आदमी के पास ड्रग खरीदने गए, लेकिन वह नकली सामान बेच रहा था। खतरा समझते ही वह भाग गया। दोनों उसके पीछे दौड़े और आखिरकार स्पेनिश समुदाय की एक बिल्डिंग तक पहुंच गए। वह आदमी छत पर चढ़ गया। मिक्की ने उसे धमकाया कि पैसे वापस दे। मिक्की ने हल्का सा धक्का दिया और वह आदमी घबरा गया और छत से नीचे गिर पड़ा। छठी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब कोई रास्ता नहीं था। मिक्की ने जिम को छोड़ दिया और भागने लगा, लेकिन नीचे खड़े लोग उसे पकड़कर रोक लेते हैं जब तक पुलिस आकर उसे गिरफ्तार नहीं कर लेती। जिम छत से किसी तरह बचकर निकल गया और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ के घर गया। झिरी से देखने पर माँ ने अपने बेटे को देखा, धीरे धीरे टूटता हुआ, बिखरता हुआ। वह डर गई। उसने पहले दरवाजा बंद किया और फिर खोलने से पहले बोल्ट लगा दिया। वह दरवाजे के पीछे से जिम से बात करने लगी। जिम ने पैसे मांगे, $5 दे दो, 20 दे दो तो और अच्छा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब जिम ने रो रो कर विनती की, माँ प्लीज थोड़े पैसे दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। माँ के न देने पर वह टूट गया। अंदर माँ पुलिस को फोन कर रही थी कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपने पर्स में पैसे भी ढूंढ रही थी। जिम दरवाजे की दरार से अपनी माँ को गालियां देने लगा। उन कठोर शब्दों ने माँ का दिल तोड़ दिया। वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। नशे की भयानक तलब में जिम कभी माँ को गालियां दे रहा था तो कभी उससे भीख मांग रहा था। आखिर में
मजबूरी में उसकी मां ने दांत भींचकर पुलिस को अपने बेटे को ले जाने दिया। जिम को कई अपराधों के लिए 6 महीने की जेल हुई। जेल में उसे फिर से उसी दर्दनाक नशा मुक्ति से गुजरना पड़ा। हालांकि जेल में भी ड्रग्स आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जिम ने ठान लिया था कि वह फिर कभी नशा नहीं करेगा। डायरी उसका सहारा बन गई और उसकी लिखने की इच्छा धीरे धीरे वापस आने लगी। 6 महीने बाद जिम जेल से बाहर आया। गली में चलते हुए उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पेड्रो था, बिल्कुल थका हुआ, टूटा हुआ। जिम को पता चला कि मिक्की को 5 से 15 साल की जेल हो सकती है। पेड्रो ने तो जिम की रिहाई का जश्न मनाने के लिए अच्छा सामान भी तैयार रखा था, लेकिन जिम अब पहले जैसा नहीं था। मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? नहीं, मुझे अभी जाना होगा। समझ रहे हो ना? अपना ख्याल रखना बच्चे, फिर मिलते हैं। जिम नहीं जानता था कि अगली बार मिलने पर क्या होगा। उसने मुड़कर लोहे के उस गेट की तरफ कदम बढ़ाए। वहीं से उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। हम सड़क के बच्चे बहुत छोटी उम्र में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। 13 साल से भी पहले हमें लगता था कि हम सबको काबू में रख सकते हैं, कि हम कभी एडिक्टेड नहीं होंगे, लेकिन जिंदगी आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती। मैं इसका जिंदा सबूत हूँ। आखिर में सब कुछ एक काले थिएटर जैसा लगता है। अंधेरे में खेला गया एक नाटक। जिम की अंधेरी जिंदगी में आखिरकार उजाला आया। रेजी उसकी बुलाहट पर खुशी खुशी आया। जिम ने उस गंदगी से बाहर निकलकर एक सामान्य जिंदगी में कदम रखा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। आंखों में फिर से साफ साफ चमक थी, पर अब थोड़ी मजबूती भी जुड़ गई थी। यहीं फिल्म खत्म होती है।